वीडियो में हम लोगों ने एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में देखा था कि किस तरीके से एजुकेशन जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए या डेवलपमेंट के लिए। इसमें हम लोगों ने इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन देखे थे हम लोगों ने कि क्या इम्पोर्टेंस होता है और क्या ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का। तो अब हम लोग आगे देखते हैं नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक, कि गवर्नमेंट का किस तरीके से हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है एजुकेशन और हेल्थ के लिए। ठीक, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ अराइज प्राइमरी ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। अब ये जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर होता है ये प्राइमरी किस तरीके से हो जाता है, ठीक, सॉरी, हाँ, प्राइमरली किस तरीके से होता है उसके लिए कुछ फैक्ट हैं, उसको देखते हैं हम लोग। दीज सेक्टर्स नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद अ वेरी हाई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। इस तरीके के जो सेक्टर्स होते हैं, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, इनके लिए बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है और उसके लिए हमें बड़ी या ज़्यादा फिक्स एक्सपेंडिचर की भी ज़रूरत होती है। सेकेंड है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सपेक्ट private investors to invest in health and education unless they are allowed to recover their huge costs through high price of these services। ठीक, तो ये काफ़ी इसमें प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो हेल्थ या एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकें। अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ये अलाउ करना पड़ेगा कि जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसको वो रिटर्न ले सकें उसका। ठीक है, उसके लिए उनको हाई कॉस्ट सर्विसेज देनी पड़ेंगी। ठीक, तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। थर्ड आता है हमारा, पीपल इन अ पुअर कंट्री लाइक आवर्स कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। अब अपनी कंट्री इंडिया में क्या है कि बहुत सा जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या है, लो ग्रेड की है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके के हाई प्राइस फैसिलिटीज़ फॉर द हेल्थ एंड एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली दीज सर्विसेज वुड रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ मोस्ट पीपल अनलेस दीज आर सब्सिडाइज्ड और डायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक, इस वजह से क्या होता है कि इस तरीके की जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत से लोगों के लिए उनकी पहुंच में नहीं होती हैं। कब तक? जब तक या तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी ना दे और या गवर्नमेंट से वो डायरेक्ट उनको मिल रही हों ऐसी सर्विसेज। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अब क्या ग्रोथ होती है? Following observations indicate the growth of education sector in India। ठीक, अब किस तरीके से कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया में एजुकेशन के लिए ग्रोथ हुई है। ठीक, जैसे नंबर 1 है हमारा एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। अब एक टेबल है यहाँ पे, ठीक, उसको हम लोग देखते हैं कि जो टेबल है वो क्या दिखा रही है, The expansion of general education during the period of 5-year plans। ठीक, जैसे ये टेबल है हमारी, इस टेबल में हम लोग क्या देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन है, दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स में क्या होता है, कितने थे 1950-51 में स्टूडेंट्स 2.23 lakhs और 15-16 में कितने थे 12.70 lakhs। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में कितने थे 7.4 thousands। ठीक, और 15-16 में कितने थे हमारे यही 2.52 lakhs। कॉलेजेस में कितने थे जनरल 578 और 2015-16 में कितने हुए हमारे 39,071। ये इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, कि ये नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे। ऐसे प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स कितने थे 50-51 में लगभग 2.25 लाख के आसपास थे और यही 15-16 में कितने हो गए हमारे
लगभग 13.5 लाख इंस्टीट्यूशन हो गए प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स के लिए। इसी तरीके से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए 1950-51 में कितने थे? 7.4 थाउजेंड थे, और अब 15-16 में कितने हैं? जो कि नंबर 1000 में था वो अब लाख में आ गया। ठीक, मीन्स ऑलमोस्ट 2.5 lakhs। कॉलेजेस कितने थे? 578 थे ओनली, अब कितने हैं 15-16 में? 39,071। ठीक, से यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ठीक, तो कितनी थी? केवल 27 थी, और अभी कितनी है? 799। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। अब आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। ये तो हम लोगों ने नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस देख लिए 1950-51 में, और 2015-16 में नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस देखे। अब सेकेंड आता है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल में कितने स्टूडेंट था? 1950-51 में 19.15 लाख था, जो कि अब 2015-16 में कितना हो गया है? 17 करोड़ हो गया है। ठीक, ऐसे ही हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स में कितना हो गया? 15 लाख था 50-51 में, और जो कि 2015-16 में कितना हो गया? 3.2 करोड़ हो गया। ठीक, और यही हायर एजुकेशन में कितने स्टूडेंट्स थे? 3.6 लाख थे 1950-51 में, जो कि अब बढ़ के कितने हो गए हैं? 346 लाख। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्लान्स, ठीक, द नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन हैज इंक्रीज roughly by 5 times, and the number of students has increased 10 folds. Clear? In 1951, hardly 18.33% of the total population was literate. ठीक, 1951 में क्या था? बहुत ही ज्यादा अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 18.33% जो टोटल पॉपुलेशन था उसका एजुकेट था या लिटरेट था। ठीक, in 2011 the percentage of literates increased by 74.04%। ठीक, और यही जो 18.33 लिटरेसी रेट था वो बढ़ के कहां पे आ गया? 74.04 पर आ गया 2011 में। सेकेंड आता है हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक, अब एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 8। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन में कौन से क्लास कवर होते हैं? क्लास 1 to 8 तक आता है। ठीक है, इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक, जो कि प्राइमरी और मिडिल लेवल पे होता है। द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स हैज कंसिडरेबली इंक्रीज। जैसे हमने ऊपर देखा, तो जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स थे वो इंक्रीज हुए हैं, जो कि 2.3 लाख थे 50-51 में, अब इंक्रीज होके कहाँ गए हैं? 12.7 लाख पे। ठीक, इन 51 that is I discussed before. However, low percentage of admission of children in primary classes points to educational backwardness in the country. लेकिन फिर भी क्या है कि प्राइमरी क्लासेस में बच्चों के कम एडमिशन होने की वजह से क्या है? जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है वो कंट्री में फैली हुई है। सोशल एंड इकोनॉमिक पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस। ठीक, अब इस एजुकेशनल बैकवर्डनेस के पीछे मेन प्रॉब्लम क्या है? सोशल और इकोनॉमिक पॉवर्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हैं हमारे। Considering the importance of education in human capital formation, the government of India tries to regulate education sector through various organizations. Important among these are, तो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ प्लान्स क्या किए हैं? इनोवेट किए थे। उसके कुछ प्लान्स यहाँ पे हैं, जैसे NCERT। ठीक, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, इसी की बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन
रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक, इट इज बेसिकली इंगेज इन डिजाइनिंग टेक्स्ट मटेरियल अप टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो ये जो प्रोग्राम था, इसमें ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका काम क्या था कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की बुक्स या स्टडी मटेरियल जो था उसको डेवलप करना और डिजाइन करना। सेकेंड हमारा यूजीसी। यूजीसी क्या होता है हमारा? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक, इट इज प्राइमरली द फंडिंग अथॉरिटी फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक, ये जो यूजीसी है वो क्या होती है? एक फंडिंग अथॉरिटी होती है यूनिवर्सिटीज के लिए या यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। इट ऑल्सो इन्फोर्सेस द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग हायर एजुकेशन इन द कंट्री। और जो हायर एजुकेशन के लिए जो भी कंट्री में होती है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉर्म करते हैं। ठीक, AICTE। AICTE क्या है हमारा? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये इंस्टीट्यूट क्या करता है? इट इन्फोर्सेस रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग टेक्निकल इंजीनियरिंग एजुकेशन इन द कंट्री। जो AICTE क्या है, इसका मेन काम क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। किसके लिए? इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन के लिए। ठीक, फोर्थ आता है हमारा ICMR, मीन्स इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। अब इसका क्या काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का? इट इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड रिसर्च इन द हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो भी एजुकेशन या रिसर्च है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम किसका था? ICMR का। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक, और एलिमेंट्री एजुकेशन में हम लोगों ने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या है? पैराडॉक्सिकल ट्रुथ अबाउट एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। ठीक, एक अटल सत्य क्या है यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन का इंडिया में? ग्रॉस एनरोलमेंट फॉर अ particular category of education is generally estimated as the ratio between the total number of students enrolled and the total number of individuals belonging to the relevant age group। ठीक है, तो अब ग्रॉस एनरोलमेंट हमको कैसे निकालते हैं हम लोग कि कितना जो स्टूडेंट है वो क्या है? एनरोल है, और टोटल नंबर कितना है हमारा उस एज ग्रुप के बच्चों का। ठीक, उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कितना बच्चा इनरोल है अपॉन कर देते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चे कितने हैं? ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। हियर इज अ पैराडॉक्सिकल ट्रूथ इज इन द ईयर 1951 ग्रॉस एलिमेंट रेशियो वॉज फाउंड टू बी 43%। जो ग्रॉस एलिमेंट रेशियो था वो कितना था? 43% था। प्रेजेंटली इट इज फाउंड टू बी मोर देन 100%। ठीक, लेकिन करंट में क्या है? ये अब 100% से भी ज्यादा है। हाउ कैन ग्रॉस एलिमेंट्स रेशियो बी मोर देन 100%? अब यहाँ पे हम लोगों ने जब बात करी कि 100% से भी ज्यादा है हमारा ग्रॉस एलिमेंट रेशियो, कोई भी रेशियो 100% से ज्यादा कैसे हो सकता है? तो यही एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि हाउ कैन ग्रॉस एलिमेंट रेशियो बी मोर देन 100%? कैसे ग्रॉस एलिमेंट रेशियो 100% से ज्यादा हो सकता है? यस, इट हैज हैपेंड बिकॉज in our country lots of students even beyond the age group of 6 to 14 years enroll themselves for elementary education। जी हाँ, इस केस में ऐसा हो सकता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 6 से 14 साल के बच्चे ही एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इनरोल हो। ठीक, इस एज ग्रुप के ऊपर भी मीन्स 14 साल के ऊपर के भी बच्चे ऐसे हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन में अपने आप को जिन्होंने एनरोल कराया हुआ है, इस वजह से ये जो परसेंटेज है वो 100% से ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। In 1950-51, there were 7.4 thousand secondary and senior secondary level schools with
15 लाख स्टूडेंट्स। ठीक है, 1951 में क्या था, ये 7.4 थाउजेंड स्कूल्स थे जिनकी जो स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, ऑलमोस्ट 15 लाख के लमसम स्ट्रेंथ थी उनकी। ठीक, 2015-16 में कितनी हो गए, नंबर ऑफ सीनियर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स रोज टू 2.52 लैक्स, जो कि 7.4 थाउजेंड से बढ़ के कहाँ पे आ गई थी, 2.52 लैक्स पे आ गई थी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेंट अप टू 3.2 करोड़। क्लियर है। In 87-88, Navodaya Vidyalaya were established to import modern education of good standard to talented students of rural areas. 1987-88 में नवोदय विद्यालय बनाए गए। ठीक है, जिनका काम क्या था, एक अच्छी एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन को इंपोर्ट करके अच्छे स्टैंडर्ड का प्रोवाइड कराना, या अच्छे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को ऐसी एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कराना जो कि रूरल एरिया से आए थे। ठीक, देन स्कूल्स प्रोवाइड बोर्डिंग फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स, और उसके बाद क्या हुआ, स्कूल्स उनको, या ये जो स्कूल थे वो उनको बोर्डिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराती थी, मींस हॉस्टल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराती थी। प्रेजेंटली 565 नवोदय स्कूल्स आर फंक्शनिंग। प्रेजेंट में कितने हैं, 565 नवोदय स्कूल्स जो हैं वो फंक्शनिंग में हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड केंद्रीय विद्यालय, जी, जिसे हम लोग सेंट्रल स्कूल भी बोलते हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि केंद्रीय विद्यालय, जिसको हम लोग सेंट्रल स्कूल बोलते हैं, उनको एस्टैब्लिश किया, किसके लिए, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जिनकी जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल होती है, मींस उनका ट्रांसफरेबल होता रहता है, ऐसे पर्सन्स के बच्चों के लिए। ठीक, currently the number of central schools in the country is estimated to be 1128 as against 931 in 2007। ठीक, ऐसे करंट में जो सेंट्रल स्कूल्स हैं वो टोटल 1128 स्कूल्स हैं, जो कि 2007 में ओनली 931 स्कूल्स थे, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दीज स्कूल्स इज अबाउट 12.6 लाख, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इन स्कूल में वो कितने हैं, ऑलमोस्ट 12.6 लाख। क्लियर है। 3 केंद्रीय विद्यालयास, 1 at Kathmandu, 1 at Moscow and another at Tehran are also functioning। अब इंडिया के सेंट्रल स्कूल्स इंडिया से बाहर कंट्रीज में भी हैं, जिसमें एक काठमांडू में, एक मॉस्को में और एक तेहरान में भी फंक्शनिंग में है, इन 1128 के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हायर एजुकेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस हायर एजुकेशन हैज शोन अ कन्विंसिंग ग्रोथ ओवर टाइम। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, हायर एजुकेशन में क्या है, काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। As many as 799 universities are providing higher education in the country। अब ये ग्रोथ किस तरीके से देखने को मिली, प्रेजेंट में हम देख रहे हैं 799 यूनिवर्सिटीज जो हैं जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करा रही हैं। ऑफ दीज देयर आर 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अब ये जो 799 यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें से 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। बिसाइड्स देयर आर 40 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, और उसमें से 40 ऐसी भी हैं जो अब यूनिवर्सिटीज बनने वाली हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस फॉर जनरल एजुकेशन इन द कंट्री इज 39,071। जनरल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए इंडिया में कितने कॉलेजेस हैं, करंट में 39,071 कॉलेजेस हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल यूनिवर्सिटीज इज 346 lakhs in 2015-16। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेट्स एंड गाइड्स हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब गाइड्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन हायर एजुकेशन के लिए कौन बनाता है इंडिया में, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाती है, जिसे हम लोग शॉर्ट में यूजीसी भी
बोलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखिए, जो शीट में भेजें उसको सॉल्व करिए।